हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सहारा कॉम्पिटिटिव क्लासेज। हम लोग संक्रामक बीमारी के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग संक्रामक बीमारी के बारे में चर्चा जो कर रहे थे उसमें बैक्टीरिया और वायरस के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। वायरस से संबंधित, वायरस से होने वाले बीमारी पर चर्चा हम लोग को करना था, जिसमें से एक बीमारी जो एड्स था उसके बारे में हम लोग चर्चा अपनी पूरी समाप्त कर लिए हैं। नेक्स्ट वायरस से जो और भी बीमारियां हैं जो वायरस से होती है, जहां से आपका एग्जामिनर सवाल बनाते हैं, उन सभी बीमारियों के बारे में चर्चा हम लोग एक एक बीमारी करके करने जा रहे हैं। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पीछे वाला वीडियो है उसको आप लोग देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अब हम बायोलॉजी के हर पहलू पर चर्चा करेंगे आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, हम लोग वायरस से होने वाली बीमारी में एड्स सिर्फ पढ़े थे। वायरस से होने वाले बहुत ऐसी बीमारी हैं जहां से आपका एग्जामिनर सवाल बनाते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पोलियो को देखेंगे, हेपेटाइटिस को देखेंगे, चेचक को देखेंगे, डेंगू देखना है हमें। बहुत से ऐसी बीमारी हैं जो हम लोग देखेंगे। सब पर चर्चा, जो महत्वपूर्ण जहां से एग्जामिनर सवाल बनाते हैं उन सब पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए, देर ना करते हुए हम लोग चर्चा को अपने आगे बढ़ाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो में ही आपकी पूरी जानकारी छिपी हुई होगी। ये चलते 5 मिनट 10 मिनट देख कर करके जो छोड़ने की आदत है ना आप लोगों को, वो धीरे धीरे समाप्त कीजिए। कंटिन्यू जब वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा तब आप लोग और परेशान हो जाएंगे। ये चलते ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम आपको छोड़ के निकलेंगे। जहां तक संभव है एग्जामिनर जहां तक पहुंच सकते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, कोई एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम आपको तैयारी नहीं करवा रहे हैं कि स्पेशल रेलवे के लिए हम चला रहे हैं, एसएससी के लिए चला रहे हैं, दरोगा के लिए चला रहे हैं। कि कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जहां पर जब टॉपिक की एंड बोलेंगे उसके बाद आप देखिएगा कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उस सब के सवाल हम कर सकते हैं। आप में इस लेवल के जानकारी हम ट्रांसफर करने आए हैं। हम अपना बेस्ट से बेस्ट नॉलेज आपके साथ शेयर करने आए हैं। चलिए, देर ना करते हुए ध्यान दीजिए। इधर हम लोग पोलियो पर चर्चा करेंगे। पोलियो एक बीमारी है। इसी पोलियो को हम लोग बाल पक्षाघात भी कहा जाता है, पोलियो मिलाइटिस भी कहा जाता है। पोलियो मिलाइटिस, यानी पोलियो को ही बाल पक्षाघात कहा जाता है, पोलियो मिलाइटिस भी कहा जाता है। पोलियो जो है, पोलियो वायरस, या इसे हम लोग बोलते हैं इंटेरो वायरस। इंटेरो वायरस से होता है। तो समझिएगा आप कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है। पोलियो जो भी है संक्रामक बीमारी है। पहले पोलियो के जो शब्द लिखे हैं उस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। पोलियो को हम लोग बाल पक्षाघात भी कहते हैं। पोलियो को ही बाल पक्षाघात भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में पैरालिसिस लकवा भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पोलियो वायरस से होता है। इसके लिए जिम्मेदार जो है पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस इंटेरो वायरस या पोलियो वायरस भी हम लोग कहते हैं। पोलियो वायरस या इंटेरो वायरस से होता है पोलियो। इसमें होता क्या है, पोलियो में आखिर क्या होता है? तो पोलियो में समझिएगा कि पोलियो में अगर पोलियो के वायरस शरीर में इंटर कर गया, तो पोलियो के वायरस शरीर में इंटर कर गया तो उस सबसे पहले नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसके बाद शरीर के जो पीछे, रीढ़ की जो पीछे हम लोग को होता है मेरुरज्जु में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। उसको खत्म करने का काम करता है इंटेरो वायरस। इंटेरो वायरस मेरुरज्जु को, तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। जिस शरीर का, जिसे बॉडी के कहीं भी कोई भी अंग में, शरीर के कोई भी अंग में जब ये अपना प्रभाव छोड़ता है तो शरीर के वे अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसमें पूरी तरह से ब्लड का संचार नहीं हो पाता है और शरीर का वो अंग
वे अंग काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। पोलियो होता कैसे है? तो पोलियो के लिए जिम्मेदार हम लोग देखेंगे इंटेरो वायरस है। दूषित पानी, दूषित भोजन तथा खुले में जो शौच का परित्याग करते हैं उससे भी पोलियो के वायरस फैलता है। दूषित पानी हो गया, दूषित भोजन हो गया, तो खुले में शौच का जो परित्याग किया जाता है आज भी ग्रामीण लोगों के द्वारा, उससे भी पोलियो के वायरस वहां से निकल करके किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत भयानक बीमारी है, लेकिन आज पोलियो पूरे विश्व से लगभग इनका उन्मूलन हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी है जो समझिए, हम लोग देखते हैं। अभी जो इंटेरो वायरस से होता है पोलियो, डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में छोटा छोटा सवाल आपके पूछ लेंगे, लेकिन इसके अंदर में हम लोग चर्चा करते हैं कि हाँ, इसकी याद रखिएगा कि दूषित पानी, दूषित भोजन और जो खुले में जिस शौच का परित्याग करते हैं, इसमें सबसे फैलता है संक्रमण होता है पोलियो, इस तरह से फैलता है। इसके लिए जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन, ध्यान दीजिए, जोनास साल्क अल्बर्ट साबिन, समझिएगा, जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन पोलियो के वैक्सीन बनाए थे। पोलियो के वैक्सीन जोनास साल्क के द्वारा आईपीवी नाम के वैक्सीन बनाया गया था, और अल्बर्ट साबिन ओपीवी वैक्सीन बनाए थे। समझिए, जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन के द्वारा पोलियो के वैक्सीन तैयार किया गया था। बहुत खतरनाक बीमारी थी पोलियो, इतना डेंजर बीमारी था, इससे एक वक्त लगभग विश्व की जितना भी कंट्री है वो सब बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या हुआ कि जोनास साल्क आईपीवी, तो आईपीवी जो वैक्सीन बनाए उसका पूरा नाम पढ़े, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। याद रखिए, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है, छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाई जाती है। अल्बर्ट साबिन के द्वारा ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये खुराक के तौर पर दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी के खुराक बने मुंह के द्वारा 2 बूंद बच्चों में दिया जाता है। समझिए, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जिसको हम लोग आईपीवी बोलते हैं, आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अल्बर्ट साबिन के द्वारा ये वैक्सीन तैयार किया गया था। और ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, इनको जिसे ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन अल्बर्ट साबिन के द्वारा और जोनास साल्क के द्वारा आईपीवी, तो आईपीवी जोनास साल्क के द्वारा दिया गया था। अब खुद सोचिए आप कि ये वैक्सीन तैयार किए, ये वैक्सीन जब तैयार नहीं किए थे तो विश्व के अधिकतर देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इसके बारे में एक कहानी हम आपको सुनाना चाहते हैं कि खुद जिसे क्यूबा एक देश है जिसका नाम सुने होंगे आप लोग। क्यूबा लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसकी खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में ही क्यूबा का खोज किया गया था। और क्यूबा बुरी तरह से लैटिन अमेरिका में पड़ता है, और कैरिबियन सागर, जहां पर कैरिबियन सागर है वहां पर एक छोटा सा देश है, बुरी तरह से पोलियो से प्रभावित कंट्री था। अब इतना प्रभावित कंट्री था क्यूबा, लेकिन अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपने देश से पूरी तरह से पोलियो को उन्मूलित कर दिया, पूरी तरह से पोलियो को खत्म कर दिया क्यूबा। तो क्यूबा पोलियो को पूरी तरह से खत्म किया। अब पूरी तरह से क्यूबा खत्म कर दिया जब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य के हित के लिए बनाया गया एक संगठन है, उनके पास जब रिपोर्ट दिया क्यूबा के अब हम पूरी तरह से पोलियो मुक्त हो गए हैं,
तब WHO को बात दिमाग में संज्ञान में लिया गया उनके द्वारा कि अगर एक छोटा सा कंट्री सीमित संसाधन के होने के बावजूद भी पोलियो को पूरी तरह से अपने देश से हटा सकता है, खत्म कर सकता है, तो अगर ये पूरी बागडोर अगर हम ले लेते हैं अपने हाथों में, ये पूरी बागडोर अगर हम ले लेते हैं अपने हाथों में, तो पृथ्वी पर से पोलियो को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। पृथ्वी पर से पोलियो को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1988 में पूरी बागडोर अपने हाथ में लिए और विश्व के जितना भी कंट्री थे उन सभी कंट्री के जो राजनेताओं को बुला कर करके मीटिंग किए। अब मीटिंग करला के बाद उन सब से कहे कि एक छोटा सा देश क्यूबा है जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी पूरी तरह से उन्मूलित कर दिया है, पोलियो खत्म कर दिया है, तो हम लोग भी पोलियो को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। और WHO 1988 में एक नया स्कीम बनाए, योजना बनाए, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पी कह के मतलब ध्यान दीजिए, PP पल्स पोलियो प्रोग्राम। पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1988 में किया गया था। 1988 में। इससे एक वर्ष पूर्व 1987 में क्यूबा पूरी तरह से पोलियो को समाप्त कर दिया था अपन कंट्री से। तो क्यूबा, ध्यान दीजिए, क्यूबा जो था 1987 में पूरी तरह से पोलियो से अपने आप को मुक्त घोषित कर लिया था कि पूरी तरह से पोलियो हमारा ही खत्म हो गया है। और इसी से प्रेरणा लेकर करके WHO 1988 में पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किए और टारगेट रख दिए कि 2000 ईस्वी आते हम लोग पूरी तरह से पोलियो को इस पृथ्वी पर से समाप्त कर देंगे। लेकिन वे अपने जो लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य में उनको सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई, लेकिन बहुत हद तक पोलियो को खत्म कर दिया गया था। 2000 तक पोलियो उन्मूलन घोषित किया गया है। 2010 में पूरी तरह से पोलियो को खत्म कर दिया गया है। मान लिया गया है कि पृथ्वी पर से पोलियो अब नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिए 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि सबको पोलियो वैक्सीन जो होता है उस सबको देते रहना है कि भविष्य में ये वायरस फिर सक्रिय ना हो जाए। ध्यान दीजिए, अब WHO 1988 में अपन ध्यान दीजिए, भारत में, इंडिया में 9 दिसंबर 1995 को पल्स पोलियो प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। हिंदुस्तान में, भारत में 9 दिसंबर 1995 को पल्स पोलियो को प्रोग्राम हम लोग शुरू किए थे। और भारत पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया था 9 दिसंबर 1995 को। आप एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, हिंदुस्तान की बात बोल रहे हैं। तो बस पोलियो में इतनी जानकारी आपको रखना है। पोलियो में 2010 में पोलियो उन्मूलन हो गया। उन्मूलन के मतलब क्या होता है कि कम से कम 3 वर्ष तक कोई भी कंट्री अपने आप को किसी भी बीमारी से घोषित करता है कि अब बीमारी हमारे पास नहीं है, तो आपको कम से कम 3 वर्ष तक उस देश में उस बीमारी का एक भी केस नहीं आना चाहिए, तब उसको हम लोग उन्मूलित कर देते हैं, पूरी तरह से समाप्त घोषित करते हैं। ये WHO का गाइडलाइन तैयार किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाइडलाइन तैयार किया गया है कि आपको कम से कम जो भी भौगोलिक एरिया है वहां पर कम से कम 3 वर्षों तक नहीं आना चाहिए केस, तब हम आपको पोलियो उन्मूलन घोषित करेंगे। अब इतनी बात आपको पोलियो में याद रखना है। आपका एग्जामिनर कोई भी सवाल बनाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को उत्तर दे देंगे। ध्यान दीजिए, बस देख लिए हम लोग, हाँ, इंटेरो वायरस देख लिए, दूषित पानी दूषित भोजन से होता है। अब इसमें हम लोग देखे थे कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र जो है, मेरुरज्जु जो है, पूरी तरह से प्रभावित होता है, काम करना बंद कर देता है, शरीर का अंग, ब्लड का सप्लाई ढंग से नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट बीमारी पर चर्चा करते हैं। अब ये जो बीमारी हम लोग देख लिए, हाँ, इसमें सब चीज याद रखना है आपको। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट बीमारी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट बीमारी कि हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में हम लोग देख रहे थे कि हेपेटाइटिस में क्या था कि एक पहले पोलियो देख लिए, हेपेटाइटिस भी एक संक्रामक बीमारी है। हेपेटाइटिस जो है संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी जो है वायरस से होता है। तो जो भी शब्द बोले उस सब शब्द को शब्द माइंड में रखना है कि हो सकता है कि एग्जामिनर हमारा यही पूछ दे कि हेपेटाइटिस संक्रामक है या अनुवांशिक है, क्या है। इसमें सब शब्द पर
गौर कीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस, जिसको इधर लिख देते हैं भाषा में पीलिया बोलते हैं आप, पीलिया भी कुछ लोग कहीं कहीं कहते हैं, तो समझिए वो पीलिया के भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे। पीलिया भी क्या है कि हेपेटाइटिस है, पीलिया है कि पीलिया हेपेटाइटिस है, समझिएगा। इसको हम लोग देख लिए कि ये जो होता है हेपेटाइटिस वायरस, इसका वायरस क्या नाम है, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस, ध्यान दीजिएगा, हेपेटाइटिस वायरस फैलता है। इसमें संक्रामित मुख्य रूप से लीवर होता है, मुख्य रूप से लीवर होता है। अब देखिएगा, मुख्य रूप से लीवर का मतलब कि लीवर को ही हम लोग जिगर बोलते हैं, जिगर, कलेजा, याद रखिएगा सब शब्द कि लीवर को ही जिगर कहा जाता है, कलेजा कहा जाता है, जिगर कलेजा। आम भाषा में हम लोग सुनते हैं, कहावत भी हम लोग जानते हैं कि जिगर में दम है, आप लोग जानते होंगे। तो इस शब्द बोलता जिगर के मतलब तो कितना के पता नहीं चल पता कि जिगर मतलब चेस्ट के बोलता है, जिस कलेजा बोलता है क्या बोलता है। तो याद रखिए लीवर को जिगर कलेजा कहा जाता है, लीवर को जिगर कलेजा कहा जाता है। इसमें हेपेटाइटिस में पूरी तरह से लीवर प्रभावित होता है, पूरी तरह से लीवर प्रभावित होता है। इसके लिए जिम्मेदार जो वायरस है उसका नाम है हेपेटाइटिस वायरस। अब 5 प्रकार के वायरस होता है, 5 प्रकार के वायरस होता है, ध्यान दीजिए। हेपेटाइटिस के ही ये जो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के वायरस, तो 5 प्रकार के वायरस, पहला हेपेटाइटिस ए वायरस, फिर बोलना है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। याद रखिएगा 5 तरह के वायरस हेपेटाइटिस के लिए जिम्मेदार है, 5 तरह के वायरस हेपेटाइटिस के लिए जिम्मेदार है। इसमें प्रभावित अंग जो है लीवर, जिगर, जिसको कलेजा बोलते हैं, बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। जिसमें से ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस ई वायरस है, ये दोनों बीमारी जो है दूषित पानी या भोजन से होता है, दूषित पानी या भोजन से होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस से, दूषित पानी या भोजन से। अन्य जो 3 को बच गया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो इसके संक्रमण के लिए जो एड्स में हम आपको पढ़ाए थे, जो लक्षण वहां पर देखे संक्रमण के जो किस तरह से फैलता है, वो पूरा के पूरा हेपेटाइटिस बी, सी और डी के लिए है। जैसे उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे संक्रमित सुइयों के द्वारा, संक्रमित सुई के द्वारा इस संक्रमण हेपेटाइटिस, याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से जो होगा, हेपेटाइटिस सी वायरस से जो होगा, हेपेटाइटिस डी वायरस से जो होगा। ये तीनों के लिए जो एड्स के जो भी हम लोग देखे थे जो संक्रमण फैलता था, उसी तरह से तीनों के फैलता है। तो संक्रमित सुई के द्वारा। फिर दूसरा देखेंगे संक्रमित व्यक्ति के ब्लड के द्वारा। फिर हम लोग देखेंगे यौन संबंध से भी फैलता है। फिर हम लोग देखेंगे संक्रमित सुइयों के द्वारा, संक्रमित व्यक्ति के ब्लड के द्वारा, यौन संबंध के द्वारा। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो दाढ़ी, देखते हैं कि हाँ बार बार जब दाढ़ी वगैरह बनाते हैं तो अस्तूरा, एक ही अस्तूरा से जब एक से अनेक व्यक्ति को जो बनाया जाता है, अगर हेपेटाइटिस के पीड़ित व्यक्ति को अगर बार बार वही अस्तूरा से अगर दाढ़ी कभी मतलब कटिंग करते हैं, काटते हैं, तो अगर उनके कहीं थोड़ा सा भी अगर कट लग जाए और ब्लड के संपर्क में अगर वो अस्तूरा आ जाए, उससे अगर कोई दूसरे व्यक्ति के अगर जब बार बार दाढ़ी बनाएंगे, तो बार बार जब दाढ़ी बनाते हैं तो अगर वही ब्लड जो संक्रमित व्यक्ति से अस्तूरा में लगा है, कोई स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में अगर लग जाएगा, तो समझ जाइएगा कि हेपेटाइटिस से वो भी ग्रसित हो जाएंगे। तो बहुत से ऐसे कारण जो हेपेटाइटिस से ग्रसित होने के लिए, समझिए
हम लोग देख लिए क्या दूषित पानी या दूषित भोजन से हेपेटाइटिस ए वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से बरसात के मौसम में अत्यधिक होता है। बरसात के मौसम में अत्यधिक होता है। यहाँ पर हम लोग देख लिए कि हाँ हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है, इसमें जो एड्स के जो लक्षण था कि संक्रमित सुई के द्वारा फैलेगा। संक्रमित सुई कहे का मतलब कि अगर एक ही इंजेक्शन से एक से अनेक व्यक्ति को लगाया जाता है तब उससे फैलता है। फिर देखिए संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से, ब्लड से कहने का मतलब कोई दूषित हेपेटाइटिस से ग्रसित व्यक्ति है, उनका ब्लड अगर किसी अन्य व्यक्ति में अगर चढ़ा दी जाए तो उससे भी बीमारी फैल जाएगा। अगर देखिएगा फिर यौन संबंध से, तो यौन संबंध से भी होता है। एड्स के भी सब देखे थे हम लोग यौन संबंध से, तो यौन संबंध से भी बीमारी एक ट्रांसफर हो जाता है। अगर कोई महिला पुरुष के बीच अगर लैंगिक संबंध होता है उसमें से अगर एक भी हेपेटाइटिस से पीड़ित होंगे तो वो दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी पीड़ित कर देंगे। यौन संबंध के भी द्वारा फैलेगा। फिर हम लोग और देखे थे माता पिता के द्वारा बच्चों में, माता पिता के द्वारा बच्चों में गिफ्ट के तौर पर दिया जाता था। एड्स में यहां पर भी दिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बुरी तरह से लीवर प्रभावित होगा। अब सबसे डेंजर अगर कोई बीमारी है तो उसका नाम है हेपेटाइटिस बी। सबसे डेंजर बीमारी अगर हमसे पूछते हैं, तो अगर हम अपना व्यक्तिगत अपना अगर अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एड्स और कैंसर से भी, अगर एड्स और कैंसर से भी सबसे ज्यादा डेंजर है हेपेटाइटिस बी। एड्स और कैंसर में तो कुछ वक्त इंसान को मोहलत मिल जाता है कि कुछ वक्त तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं। इसमें जो है हेपेटाइटिस बी से जो ग्रसित हो जाएंगे उनमें थोड़ा सा भी चांस नहीं मिलता है। इसमें पूरा ब्लड जो है वो पानी बन जाता है। पूरा ब्लड, लीवर पूरी तरह से खराब हो जाता है। समझिएगा, लीवर में देखिए मान लीजिए लीवर है। अब लीवर में समझिए, लीवर में छोटा छोटा कोशिका पाया जाता है। छोटा छोटा कोशिका लीवर में पाया जाता है। लीवर में छोटा छोटा कोशिका है। अब लीवर में जो छोटा छोटा कोशिका है, अगर हेपेटाइटिस वायरस उनके शरीर में इंटर कर गया शरीर में, अगर उनके हेपेटाइटिस वायरस इंटर कर गया तो कोशिका को धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त कर देता है। कोशिका को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के बाद जो लीवर का जो आकार है, लीवर हम लोग जानते हैं तो 1.5 kg कह के मतलब कि शरीर के जो अंदर जितना स्ट्रक्चर है उसमें सबसे बड़ा ऑर्गेन कोई है तो है लीवर। लीवर कितना है तो 1.5 kg, 1.5 kg इसका वजन होता है लीवर के। तो लीवर के वजन 1.5 kg के, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि अगर हेपेटाइटिस वायरस इन कर गया आपके शरीर में तो धीरे धीरे ये जो कोशिका है सब पूरी तरह से खराब होने लगता है। और लीवर क्या हो जाएगा कि लीवर धीरे धीरे सिमट करके छोटा हो जाता है। लीवर धीरे धीरे सिमट करके छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग लीवर सिरोसिस बोलते हैं। लीवर सिरोसिस, लीवर का आकार बदल गया। उसके अंदर जो भी जीवित कोशिका था उनकी हत्या हो गई। अब लीवर धीरे धीरे सिमट करके छोटा हो गया। ऐसे हम लोग लीवर सिरोसिस कहते हैं, लीवर सिरोसिस। अब इसके बाद लीवर जो है, लीवर कैंसर भी होने का डर लगता है। सबसे अधिक अगर हेपेटाइटिस के केस आता है, सबसे अधिक हेपेटाइटिस के तो शराब, एल्कोहल का जो व्यक्ति सेवन करते हैं, एल्कोहल का अगर कोई जो व्यक्ति सेवन करते हैं तो उनमें सबसे अधिक उनका प्रभावित लीवर होता है। लीवर बहुत मुश्किल से खराब होता है। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब जाकर करके खराब होते हैं। न तो लीवर जरूरत से ज्यादा एल्कोहल का अगर कोई व्यक्ति सेवन करते हैं तो वो डायरेक्ट लीवर से संबंधित है। लीवर के पास बहुत काम है, भोजन पचाने से लेकर करके भोजन पचाने से लेकर करके भविष्य के लिए आपके शरीर में के अंदर ऊर्जा भी संग्रहित रखते हैं। कभी कभी एटीपी का काम भी करते हैं। और सबसे सुंदर तो बात यह है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब लीवर उस वक्त ब्लड भी बनाने का काम करते हैं। और उस लीवर पर अगर शराब के सेवन कीजिएगा तो शराब डायरेक्ट उस लीवर पर अटैक करता है और बुरी तरह से लीवर को प्रभावित कर देता है। और लीवर जब एक बार बिगड़ जाए, खराब हो जाए, तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है। शुरुआत में हेपेटाइटिस के लक्षण जैसे पीलिया क्या है? पीलिया ब्लड में ब्लूबेरिन की अगर मात्रा बढ़ जाता है, ब्लूबेरिन की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गया तो बढ़ने के कारण आपके जो ऊपर वाला जो आंख है,
आंख में जो ऊपर वाला भाग सफेद है वो सब पीला दिखाई पड़ने लगेगा, पूरा आपका स्किन जो है तो पीला दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये हेपेटाइटिस नहीं है, हेपेटाइटिस के मात्र लक्षण है। पीलिया को ही, जॉन्डिस को ही कितना हेपेटाइटिस बोल देते हैं, तो नहीं, हेपेटाइटिस के मात्र लक्षण ये तो बस खाली ब्लड में ब्लूबेरिन की मात्रा अगर बढ़ जाने के कारण पूरा शरीर का कलर पीला हो जाता है, ये तो सामान्य है, ठीक हो जाए कुछ वक्त के बाद। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई दूषित पानी, दूषित भोजन से बरसात के मौसम में अत्यधिक होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए जिम्मेदार जो देखे इधर, जो हम लोग इधर देखे, जो HIV एड्स के लिए जो संक्रमण है उसी तरह से वो फैलता है। और सबसे डेंजर बीमारी है हेपेटाइटिस बी वायरस से होने वाला, हेपेटाइटिस बी वायरस होने वाला। इसमें इसको लिवर सिरोसिस कहेंगे, जब लिवर का आकार सिकुड़ जाएगा। तो बस इतने बोलना है कि लिवर, फैटी लिवर होता है, लिवर पहले फूलता है, लिवर फूलता है और फिर धीरे धीरे लिवर का कोशिका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, अब तो लिवर सिकुड़ जाता है, तो उसको लिवर सिरोसिस बोलते हैं। लिवर कैंसर भी हो सकता है, लिवर कैंसर भी हो सकता है। अत्यधिक शराब के सेवन करने के कारण ही होता है बीमारी, अत्यधिक शराब के सेवन करें, जरूरत से ज्यादा अगर लिवर की इंसल्ट कीजिएगा, लिवर की इंसल्ट अगर कभी डॉक्टर भी बोल देता है कि हाँ शराब को बंद कीजिए, और फिर भी इंसान उनके द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है उसको फॉलो नहीं करते हैं, और फिर भी अल्कोहल, शराब जो है अपने शरीर के अंदर लेते हैं, तो लिवर खराब हो जाता है। अगर लिवर एक बार बिगड़ गया फिर दोबारा इसके लिए कोई इलाज ही नहीं है। हेपेटाइटिस बी के स्टेज में चल गए तो 99% पेशेंट का डेथ निश्चित है, 99% पेशेंट का डेथ निश्चित है। हेपेटाइटिस ए ई वाला तो सिंपल है, तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बी वाला संभव नहीं। हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन का भी व्यवस्था किया गया है, वैक्सीन इनका उपलब्ध है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन भी उपलब्ध है। बाकी समझिएगा, बाकी लक्षणों के आधार पर डॉक्टर लोग जो है ये सबकी इलाज करते हैं। और किसी का वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, हेपेटाइटिस बी का सिर्फ वैक्सीन उपलब्ध है, इसीलिए इसको हम लोग मैंने लीवर से संबंधित बीमारी है। ये आप इतना समझ में हमको आ रहा है कि हम आपको समझा पा रहे हैं। आप समझिएगा एक एक शब्द को, कि अगर हेपेटाइटिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो बस इतने शब्द हमको बोल देना कि हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला बीमारी, संक्रामक बीमारी है। हेपेटाइटिस इसमें क्या होता है कि वायरस से, याद रखिएगा, वायरस से जितना भी बीमारी होगा, जो भी बीमारी वायरस में होगा, उसमें कुछ चीज कॉमन होते हैं। कॉमन क्या मतलब, फीवर आएगा, फीवर निश्चित है, कुछ अन्य है। पूरा होल बॉडी, पूरा बॉडी जो है दर्द करेगा, सिर दर्द करेगा, इसमें कॉमन लक्षण है जो वायरस से बीमारी होगा। उसमें सभी वायरस से बीमारी होने वाला है, फीवर होगा, जोड़ों में दर्द होगा, सिर दर्द करेगा, इसमें सब में जो वायरस से डिजीज होता है उसमें कॉमन है, समझिए। इसमें क्या होता है कि अगर इसका इलाज लिवर ट्रांसप्लांट, तो लिवर ट्रांसप्लांट बनने का मतलब कि लीवर के प्रत्यारोपण करवाना पड़ेगा अगर लीवर खराब हो जाएगा तब। फैटी लिवर, लिवर के मतलब मोटापा, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, लिवर सिकुड़ करके बहुत छोटा हो जाता है, उसका खराब होगा तो सिकुड़ भी करेगा लिवर, और लिवर में कैंसर हो जाता है। फिर मुश्किल से लिवर ट्रांसप्लांट कराने की बारी आती है, लिवर सिर्फ बदला जा सकता है, और उसमें गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट करवा दे। अमीर आदमी भी अगर लिवर ट्रांसप्लांट अगर करवा भी लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी डॉक्टर नहीं देते कि वो लिवर जाकर सेट करेगा, आपके ब्लड के साथ मैच करेगा, आप कितना लंबा अवधि तक जीवन यापन कर सके, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चलते ध्यान दीजिएगा, हम लोग हेपेटाइटिस के बारे में इतना शब्द याद रखेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में इतना शब्द हमको याद रखना है बस। अब नेक्स्ट के रोग के बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, समझिए। अब हम लोग को देखना है क्या, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, माता भी कहते हैं, समझिएगा। स्मॉल पॉक्स कि स्मॉल पॉक्स जो है, अब इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहा जाता है। यह वायरस से होने वाली बीमारी है, संक्रमण तो संक्रामक बीमारी पढ़ रहे हैं, संक्रामक बीमारी है। अब समझिएगा कि स्मॉल पॉक्स, इसे चिंता मत कीजिए कि स्मॉल है तो यहां पर बड़ी माता कहा लिख दिया, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता भी कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहा जाता है। इसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वेरियोला वायरस, ध्यान दीजिए कि स्मॉल पॉक्स बड़ी माता वेरियोला वायरस से, स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है वो जिसको कारण कुछ वेरियोला वायरस, तो वेरियोला वायरस से ये होता क्या है कि इसमें जो आपका शरीर है, तो शरीर में क्या होगा ना कि आपके लाल लाल चकत्ते धब्बे टाइप के पड़ जाएंगे, पूरे चेहरा पर, पूरा स्किन जितना है उस सब पर लाल लाल के चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल के धब्बे टाइप के
पूरा स्किन पर पड़ जाते हैं, चेहरा से लेकर के पूरा होल बॉडी पर जितना स्किन है उस सब पर आ जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को ही बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी माता कहा जाता है वेरियोला वायरस से होता है, वेरियोला वायरस से। इससे हम लोग को प्रभावित अंग जो मुख्य रूप से होगा उसको हम लोग बोलेंगे त्वचा। त्वचा बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, स्किन जो है स्किन बुरी तरह से इसमें प्रभावित होता है। और इसमें होता क्या है कि पूरा बॉडी है उस पर फफोला पड़ जाएंगे, पूरा बॉडी पर फफोला, फफोला का के मतलब कि फोड़ा टाइप के पड़ जाता है शरीर में, फफोला जो है फोड़ा टाइप के शरीर में बन जाता है। अब जब ये फफोला फूटता है, जब फफोला फूटेगा तब पपड़ी बन जाता है, पपड़ी। अब पपड़ी जब हटेगा तब समझिएगा कहानी। अब देखिए स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहा जाता है, ये वेरियोला वायरस जो आपके एग्जाम में सवाल एग्जाम में पूछेगा, ये शब्द याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स को ही बड़ी माता कहा जाता है, वेरियोला वायरस होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है पूरा त्वचा होगा और फफोले पड़ जाते हैं। त्वचा पर होता कुछ कि फफोला टाइप के निकल जाता है और इस पर पपड़ी, पपड़ी क्या के मतलब अब कहानी के तौर पर सुनिएगा कि स्मॉल पॉक्स में, कि स्मॉल पॉक्स अगर कोई व्यक्ति के हुआ, कोई बच्चा के हुआ, कोई बच्चा के, अत्यधिक बच्चों में अधिक होती है, तो स्मॉल पॉक्स अगर कोई बच्चा के हुआ तो स्मॉल पॉक्स जब बच्चा का होता है तो उसके शरीर पर दाना निकल जाते हैं, चकत्ता टाइप के लाल लाल, पूरा चेहरा से लेकर के पूरा बॉडी पर बने, पूरा होल बॉडी पर निकल जाता है। इसके स्थानीय भाषा में सब लोग माता की संज्ञा दिए स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहते हैं। एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। अगर वैसे बच्चे के संपर्क में रहिएगा जिनको अगर स्मॉल पॉक्स में हो चुका है या वर्तमान में हो रखा है और उनके संपर्क में जाइएगा तो आप में भी ट्रांसफर हो जाएगा, आप में भी बीमारी हो जिसे होने की संभावना रहेगा। उनके बेड बिस्तर जो होता है, जो साफ होता है, उनके भी कांटेक्ट में अगर जाते हैं आप तो आप में भी जो वेरियोला वायरस है आपके बॉडी में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी बहुत डेंजर बीमारी है। स्मॉल पॉक्स जो है हम लोग बड़ी माता बोलते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी में से था। इसमें क्या होता है कि जितना भी शरीर है तो उस पर जो त्वचा है उस पर फफोला बने, चारों तरफ फफोला निकल जाएगा। अब फफोला निकलने के बाद उसमें लिक्विड तरल पदार्थ नृत्य, कुछ वक्त के बाद तरल पदार्थ लिक्विड टाइप के मैंने भरा हुआ अंदर लिक्विड तरल पदार्थ पाया जाता है। और जब वो तरल पदार्थ जब लिक्विड फूट करके बाहर निकलता है, लिक्विड जब बाहर निकलता है, फफोला जब फूट करके जब बाहर निकलता है लिक्विड, तब उसको हम लोग मैंने फफोला जब फूटेगा तो उस पर जो पपड़ी टाइप के जो शरीर पर बन जाएगा, चकत्ता टाइप के, धीरे धीरे चकत्ता टाइप के चारों पट्टी बन जाता है। और जब वो पपड़ी कवरता है, अगर स्किन पर बन है तो अगर पपड़ी कवरता है तो पपड़ी बन हट गया, तो पपड़ी हटला के बाद स्किन पर जो है एक धब्बा दाग छोड़ देती है, एक गड्ढा टाइप के दाग पड़ जाता है। तो इसमें जो है पपड़ी अगर कवरेगा तो अस्थाई निशान छोड़ जाती है। तो अस्थाई निशान छोड़ जाती है। एक बहुत बड़े एक्टर थे जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, ओम पुरी साहब के, हम लोग के पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम उनका चित्र भी आपको दिखा सकते हैं। तो उनके चेहरे पर देखिएगा, चाहे तो कोई भी अपने सामान्य लोग अगर आपके अपने आस पास पड़ोस में होंगे तो उनको अगर आप देखे होंगे कि उनके चेहरे पर गड्ढे टाइप के ताउम्र जीवन भर जब से उनको बीमारी लगा है तब से उनके चेहरे पर गड्ढे टाइप के निशान, इसको पॉक्स मार्क बोलते हैं, पॉक्स मार्क कहा जाता है इनको। तो बस इतने शब्द याद रखना है कि स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहते हैं, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहते हैं। वेरियोला वायरस, वायरस कौन है तो वेरियोला वायरस होने वाला संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से कांटेक्ट में जाइएगा तो फैल जाएगा। प्रभावित अंग त्वचा होता है, पूरा स्किन प्रभावित हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उस पर फफोले बन जाते हैं, चकत्ता टाइप के लाल निशान बन जाता है। और इसमें देखते हैं कि जब वो फफोला बने उसमें जब लिक्विड टाइप के तरल पदार्थ जब बाहर निकलता है तो सूख के पपड़ी बन जाता है, और जब पपड़ी हटता है तो उस पर एक अस्थाई निशान छोड़ जाती है, अस्थाई निशान छोड़ जाती है। इस बीमारी के टीके के आविष्कार किए थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, समझिएगा इनके बारे में भी, इनका हम चेचक के जो टीका बनाए थे उनके बारे में एक स्टोरी हम आपको बताएंगे। पहले यहां पर ध्यान दीजिए। अभी तो हम लोग देख लिए कि स्मॉल पॉक्स, एक और होता है इसमें चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो चिकन पॉक्स जो है इसमें क्या होता है चिकन पॉक्स में, तो चिकन पॉक्स में बस याद रखना कि चिकन पॉक्स को हम लोग छोटी माता कहते हैं, छोटी
छोटी माता की संज्ञा दी गई है चिकन पॉक्स के। चिकन पॉक्स के छोटी माता की संज्ञा दी गई है। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वायरस, उनको हम लोग बोलते हैं वेरिसेला जोस्टर वायरस। ध्यान दीजिएगा, चिकन पॉक्स के बारे में बोल रहे हैं कि चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो वेरिसेला जोस्टर वायरस इनके लिए जिम्मेदार होते हैं चिकन पॉक्स के लिए, जिनको हम लोग चिकन पॉक्स के छोटी माता कहा जाता है। चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वायरस दोनों में याद रखिएगा क्योंकि वायरस से यहां से मैंने आपका एग्जामिनर पूछेगा। इसमें स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता, अब वायरस जिम्मेदार है वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस होता है संक्रामक बीमारी। और चिकन पॉक्स को छोटी माता, जिसको हम लोग वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसमें बस टोटल यही चीज इसमें भी होता है कि त्वचा प्रभावित होगा, फफोले पड़ जाएंगे, पपड़ी पड़ जाएगा, और पपड़ी जब हटेगा तो इसमें बस खाली इतना याद रखना है कि अस्थाई निशान नहीं बनता है। इसमें अस्थाई निशान नहीं बनता है, बस इतने शब्द इसमें याद रखना है आपको कि अस्थाई निशान नहीं बनता है। इसके बारे में कहा जाता है चिकन पॉक्स के बारे में कि चिकन पॉक्स किसी भी उम्र के व्यक्तियों या बच्चों में हो सकता है। इनके बारे में कहा जाता है कि जीवन में एक बार होना जरूरी है, क्योंकि शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता एक बार बना के चल जाते हैं तो बहुत से रोगों से आपको सुरक्षा मिल जाती है। निश्चित तौर पर एक बार होता है कि सब व्यक्ति को ऐसा मानना है। लेकिन इसमें देखिए डेंजर ई है, स्मॉल पॉक्स जो है, बड़ी माता जो है, ये काफी डेंजर है। अब इनके वैक्सीन के आविष्कार जो थे एडवर्ड जेनर जो थे, इनके वैक्सीन के आविष्कारक थे। तो एडवर्ड जेनर वैक्सीन बनाए थे। एडवर्ड जेनर के प्रयास से वैक्सीन बना था। आज जो स्मॉल पॉक्स है, बड़ी माता जो जिसको बोल रहे हैं, उनका पूरे पृथ्वी पर से उन्मूलन हो गया है, पूरी तरह से पृथ्वी पर से खत्म हो गए हैं। अब वो पृथ्वी पर नहीं है। स्मॉल पॉक्स 80 के पहले के दशक में, 80 के पहले, 1980 के पहले स्मॉल पॉक्स के मरीज बहुत मिले थे। लेकिन 80 के बाद, क्योंकि 1981 ईस्वी में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चिकन स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की घोषणा कर दी थी कि अब स्मॉल पॉक्स नहीं है, स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो इनका उन्मूलन पूरी तरह से पृथ्वी पर से हो गया है। किनका? स्मॉल पॉक्स के। इनके बारे में एक स्टोरी है कि स्मॉल पॉक्स काफी भयावह बीमारी था, काफी डेंजर बीमारी था, इलाज टाइप की बीमारी था। इनके बारे में कहा जाता है कि एडवर्ड जेनर जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति हैं, वहां पर उनके पिताजी पादरी जो पादरी बोलते हैं, जो चर्च में रहते हैं, उनके पिताजी एडवर्ड जेनर के। इनका बचपन सामान्य बीता है। मेडिकल की तैयारी किए, मेडिकल की तैयारी करने के बाद डॉक्टर बने, और डॉक्टर जब बने तब डॉक्टर बनने के बाद इन्हीं के समय में स्मॉल पॉक्स चरम उत्कर्ष पर था। स्मॉल पॉक्स से बहुत लोगों का देहांत हो रहा था। तब ये स्टडी करना शुरू किए। तो जब ये स्टडीज करना शुरू किए, एडवर्ड जेनर स्टडी करना जब शुरू किए, तो वहां से अपने गांव चले गए। इंग्लैंड से जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लास किए थे, जब वहां डॉक्टर बनने के बाद अपने जब गांव में गए, तो गांव में गेला के बाद इनको देखिए वहां के बहुत से लोग पीड़ित हैं, बहुत से लोग कांटेक्ट में आ जाते हैं तो पीड़ित नहीं हो पाते हैं। ये पता किए कि गाय भैंस के दूध निकालने वाले, गाय भैंस के, खास करके गाय के दूध निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको चिकन पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स जो बीमारी है, नहीं हो पाता है। जो गाय के दूध निकालते हैं उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाता है। समझिएगा टीका की। तो ये जब चेचक के जब टीका बना रहे थे, तो सबसे पहले इनका बने अपन गांव के जो वहां पर जो गौशाला था, जहां गाय पाला जाता था, उन व्यक्ति से कांटेक्ट साधे। अब पता किए तो गाय में भी स्मॉल पॉक्स नाम की जो वेरियोला वायरस है, तो गाय के जहां से दूध निकालते हैं, जो गाय के थन होता है, जहां से दूध निकाली जाती है, वहां पर गाय में भी चित्ते आपको लाल टाइप के धब्बा का भी मिलेगा, उनको भी बीमारी लगता है। जोन व्यक्ति अगर गाय के दूध निकालते हैं, उनके कांटेक्ट में जाते हैं, तो ये वायरस गाय के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में इंटर कर जाता है। जब शरीर में इंटर कर जाता है तो 1 से 2 दिन में प्रभाव करता है, अत्यधिक प्रभाव नहीं करता है, 1 से 2 दिन तक उसका प्रभाव रहता है। लेकिन पूरा बॉडी जो है एंटीबॉडी तैयार कर लेता है। एंटीबॉडी जो है पूरा शरीर जो है
एंटीबॉडी तैयार कर करके रख लेता है, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी मजबूत हो जाता है। अब उसके बाद वेरियोला वायरस जो मनुष्य में जो बीमारी फैलता है स्मॉल पॉक्स, अगर वो वायरस भी इंटर कर जाता है तो उसको नहीं होता है। ये बात उनको काफी खल रहा था एडवर्ड जेनर को, कि जो गाय भैंस के दूध निकालने वाले लोग हैं उनको ये बीमारी हो भी नहीं करता है। तो वही पर शोध करना शुरू कर दिए एडवर्ड जेनर। का किए कि वहां से बहुत बड़ा रिस्क, जिसे इतना बड़ा रिस्क लिए थे ना ये, कि समझिएगा कि इका किए कि गाय के जो थन, जो गाय बीमार थी उसके थन से, जो जहां से दूध निकलता है उसके थन से कुछ तरल निकाले। जब जो गाय के जो पॉक्स होल था, काउ पॉक्स बोलते हैं, काउ पॉक्स। अब वो काउ पॉक्स के जो गाय बीमार थी उससे थन से कुछ निकाल ले, लिक्विड। और लिक्विड निकाल करके लिक्विड निकाल करके उसको एक बच्चा में डाले। बच्चा जेम्स नाम के एक बच्चा थे, जो इनके माली के पुत्र थे, इनके माली के बेटा थे। एडवर्ड जेनर के माली थे, जो उनके पुत्र के नाम था जेम्स। और जेम्स के शरीर में क्या किए नहीं कि पहले गाय के थन से थोड़ा सा तरल निकाले, जो गाय काउ पॉक्स बीमारी से ग्रसित है उनके थन से निकाल करके बच्चा में डाले, और देखे स्वस्थ बच्चा में कि इनको होता है कि नहीं। तो बच्चा को बीमारी लग गई, काउ पॉक्स हो गया, लेकिन 1 से 2 दिन में वो बच्चा सामान्य हो गया, ठीक हो गया। अब जेनर के पास ओरिजिनल परीक्षा के बारी आया। कि अब चिकन पॉक्स की जो वायरस वेरियोला वायरस है, अब वेरियोला वायरस उस बच्चे में डालना चाह रहे थे कि अब बच्चे में जो है वेरियोला वायरस डालेंगे, लेकिन लाइलाज बीमारी थी, इसका कोई इलाज नहीं था। अगर बच्चा में अगर वो बीमारी धर लेता तो बच्चा 100% गारंटी था कि बच्चा का देहांत तय था। फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिए, अपने माली से अनुमति लिए, और उनके जो 8 वर्ष के जो जेम्स बच्चा थे, वो जेम्स के बॉडी में सारा नाम के महिला थी, जिनको ये बीमारी वेरियोला वायरस जो स्मॉल पॉक्स, जो सारा नाम के जो महिला थी वो ग्रसित थी। उनसे स्मॉल पॉक्स के जो वायरस था वेरियोला वायरस, उनसे निकाल करके वो जेम्स के बॉडी में डाले। जेम्स के बॉडी में जब गया तो सबसे बड़ा परिवर्तन नजर आया। 2 से 3 दिन के बाद पता चला कि बच्चा बीमार नहीं हुआ। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से सफल हो गया। अपन जीवन में इतना बड़ा रिस्क लिए थे एडवर्ड जेनर। और तब जाकर करके पूरे पृथ्वी के मानव प्रजाति को आज जो हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल पॉक्स पूरी तरह से पृथ्वी से हट गया है, तो सिर्फ एक महान पुरुष जो थे एडवर्ड जेनर, इन्हीं के प्रयासों के कारण। ना तो एक लाइलाज बीमारी था, बहुत जबरदस्त, ये पूरा यूरोप को लगभग अपने चपेट में ले लिया था। लेकिन एडवर्ड जेनर की जो प्रयास सफल हुआ, जिसके कारण इसका वैक्सीन वेरियोला वैक्सीन बना। और वैक्सीन जो है अब बच्चों को दी जाती है, और पूरी तरह से पूरे पृथ्वी पर से ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। पूरी तरह से कहे का मतलब कि ये जो बीमारी है, हम लोग कह सकते हैं इसको कि पूरी तरह से बीमारी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब इतना महान पुरुष जो थे एडवर्ड जेनर, इनके प्रयास से ही इतना भयंकर बीमारी जो था उसको पूरी तरह से पृथ्वी से समाप्त किया गया। अब देखिएगा, जो ये वैक्सीन बनाए थे, इसीलिए इनको वैक्सीन के फादर ऑफ वैक्सीन कहा जाता है। वैक्सीन की जो टीकाकरण की शुरुआत जो था, इन्हीं के द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो बस इनके द्वारा जो कहानी थी, हम आपको बता दें किस तरह से वैक्सीन बनाए, और इनके प्रयास से पूरी तरह से खत्म हम लोग कर पाए। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 1981 ईस्वी में पूरा विश्व को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया कि अब चेचक नहीं हुआ। अब यही समझिएगा, आज के जो स्मॉल पॉक्स हम लोग देख रहे थे कि स्मॉल पॉक्स में 80 के दशक के पहले वाला जो बीमारी था, उनके चेहरे पर गड्ढे दाग मिलते थे। लेकिन अब 80 के बाद के दशक में अब ऐसे पेशेंट आपको मिल ही नहीं सकते हैं, पूरी तरह से खत्म हो गया, उन्मूलन हो गया। अब देखिएगा, जो वैक्सीन बोले हम अभी आपको कि एडवर्ड जेनर के द्वारा जो वैक्सीन बनाया गया, वेरियोला वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन बनाया था, वैक्सीन के मतलब समझ में आता है, लगे हाथ हम एवं आपको समझा देते हैं कि वैक्सीन जो टीकाकरण बोलते हैं, टीका करते हैं, तो बच्चों को ही क्यों दिया जाता है, बच्चों को ही टीका क्यों लगाया जाता है?
बच्चों, छोटा बच्चे का हम लोग टीका देते हैं, इंजेक्शन दिलाते हैं, तो एक निश्चित उम्र के बाद कोई एडल्ट को टीका क्यों नहीं लगाया जाता है? तो यही से कॉन्सेप्ट समझिएगा, यही से समझिएगा कि बच्चों को क्यों टीका लगाया, क्योंकि सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत अगर कोई करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर। अब बस हम आपसे खाली सवाल कर रहे हैं कि बच्चों, छोटा बच्चों को उनके साथ इतना क्रूरता क्यों की जाती है, उनके साथ इतना बड़ा शोषण क्यों किया जाता है कि 2-4 महीना के जब उनका मैंने जब बच्चा होता है तो पर माह 2 से 3 इंजेक्शन उनको हम लोग लगवाते रहते हैं। और एक निश्चित उम्र के बाद लगा देते, 10 वर्ष 15 वर्ष के बाद लगा देते, उसमें कहा जाने वाला था। लेकिन उनके साथ ही शोषण क्यों किया जाता है, समझिएगा। एडवर्ड जेनर की चर्चा समझा रहे हैं आपको। टीकाकरण, तो टीकाकरण के मतलब होता है कि मैंने बच्चों में ही लगाते हैं हम लोग। तो टीकाकरण मैंने वैक्सीन, वैक्सीन की शुरुआत जन्मदाता अगर पूछेगा तो आपको बोलना है इनके बारे में, एडवर्ड जेनर के बारे में। अब ये बच्चों में लगाते हैं इसलिए कि बच्चों के पास यहाँ पाया जाता है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में यहाँ पाया जाता है थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि मनुष्य में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि जो है एंटीबॉडी तैयार करता है, एंटीबॉडी तैयार करता है। थाइमस ग्रंथि के काम है एंटीबॉडी तैयार करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करता है थाइमस ग्रंथि, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। लेकिन वो थाइमस ग्रंथि की सक्रियता जो है 0 से लेकर के लगभग 15 वर्षों तक होती है। 0 से लेकर 15 वर्षों तक से उसकी सक्रियता होती है। और उसका काम क्या है, बैक्टीरिया और वायरस से और जो अन्य जीव है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, इन सब से लड़ने के लिए हथियार तैयार करता है थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो भी है उन सब से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। और इनकी थाइमस ग्रंथि की जो सक्रियता होती है, याद रखिएगा, ये जो थाइमस ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि की सक्रियता, इसका उम्र कहे मतलब कि ये 15 वर्षों तक ही काम कर पाता है और उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है, ये फिर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन 15 वर्षों तक काम करेगा, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा 0 से लेकर 5 वर्षों तक सबसे अधिक सक्रिय होता है थाइमस। एंटीबॉडी बनाने का काम करता है बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए। अब बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए जब थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडी को बनाने का काम करते हैं, तब उसमें क्या होता है कि छोटा बच्चा के पास थाइमस ग्रंथि काफी सक्रिय होता है। 0 से लेकर के 5 वर्ष तक इसकी सक्रियता अधिक होती है। अगर उस वक्त अगर छोटा कोई बच्चा जो है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस अगर उनके शरीर में जाता है, तो उसके लिए थाइमस ग्रंथि हथियार पल भर में बना लेता है। ये समझिएगा कि गरीब के बच्चे अमीर के बच्चों की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? गरीब के बच्चे अमीर के बच्चों की अपेक्षा कम बीमार पड़ते हैं। क्यों? इसके पीछे रीजन पता चलता है आपको, तो समझिए कि क्यों कम बीमार पड़ते हैं। गरीब के बच्चों के पास सुख सुविधाओं का अभाव होता है, लेकिन अमीर के बच्चों के पास, अमीर जो माता पिता होते हैं, जो शहरों में निवास करते रहते हैं, वो अपने बच्चों को अत्यधिक केयर करते हैं, उनका ख्याल जरूरत से ज्यादा रखते हैं। अगर बच्चा गंदे वस्तु के संपर्क में आता है तो तुरंत उनको हटा देते हैं, साफ सफाई में उनको अत्यधिक रखते हैं। लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद वैसे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ेंगे। लेकिन गरीब के बच्चों के पास उतने सुख सुविधा नहीं हो पाता है, उनका जीवन जो है काफी कष्ट में जीवन व्यतीत होता है। वैसे बच्चे, गरीब के बच्चों के पास क्या देखते हैं, आप समझते होंगे, गरीब के बच्चों को अगर हम लोग कहीं पर रख दिए, कभी धूल खा रहा है, कभी कीचड़ खा रहा है, कभी मल खा रहा है, अनेकों तरह के धूल कण जो भी उसको जो मिलता है, सबके जीभ से स्पर्श कर करके बॉडी में अंदर हजारों बैक्टीरिया, वायरस भेजता है। तो अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस जाता है बचपन में, तो थाइमस ग्रंथि का काम क्या है, एंटीबॉडी तैयार करना। थाइमस ग्रंथि इतना सक्रिय होता है कि जब अंदर गया कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो बैक्टीरिया, वायरस जब अंदर गया तब मस्तिष्क, दिमाग से आदेश जाता है थाइमस ग्रंथि के पास कि आपके पास कोई हथियार वगैरह है, बाहरी जीव अटैक करने वाला है अंदर के सेल के ऊपर। मस्तिष्क, दिमाग बोलता है थाइमस से, थाइमस बोलता है कि आप चिंता ना करें, हम व्यवस्था करते हैं। और तुरंत वो हथियार बना लेता है और जो बैक्टीरिया, वायरस शरीर के अंदर इंटर करता है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। और समाप्त करला के बाद उसका एक जीरोक्स कॉपी लाइफ के पूरा जीवन भर के लिए मेमोरी में सेव कर लेता है थाइमस, कि अगर जीवन में दोबारा कभी यही नाम के बैक्टीरिया, वायरस अगर इंटर करता है हमारा भी, तो हम पहले से शरीर में अंदर हथियार उपस्थित रखे हुए हैं, हथियार बना के रखे हुए हैं, इसको बाद में हम निपटा देंगे।
बाद में निपटा देंगे। तो गरीब के बच्चों के पास क्या है, सुविधा के अभाव है, जब कीचड़ खा लिए कब कुछ खा लिए तो अनेकों बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आता है। थाइमस उनके लिए अत्यधिक हथियार तैयार कर करके जिसे रख ले रहता है। 15 वर्षों के बाद थाइमस की सक्रियता समाप्त हो जाती है। थाइमस की सक्रियता समाप्त हो जाती है। वैसे माता पिता आपको क्या लग रहे हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों पर अत्यधिक केयर करते हैं, साफ सफाई में रखते हैं, और वैसे बच्चे एक निश्चित उम्र के बाद जरूरत से ज्यादा बीमार पड़ेंगे, तो उनका केयर नहीं कर रहे हैं, वे उनके साथ शोषण कर रहे हैं, उनके आने वाले कल को बुरी तरह से आज प्रभावित कर रहे हैं। ये थाइमस की सक्रियता जब समाप्त हो गया तो उसके बाद क्या है, उनको अगर मार्केट से कोई समोसा खा लेंगे तो फिर बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएगा तो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि बचपन में तो उनके पास अत्यधिक ख्याल रखा गया था। तो समझिएगा थाइमस ग्रंथि की जो है, हाँ आप बच्चों के ध्यान रख सकते हैं, बच्चों का ध्यान रखिए, लेकिन बच्चों पर पूरी तरह से पाबंदी मत लगाइए, उसको पूरा कंट्रोल मत कीजिए, उसका देखभाल कीजिए, ख्याल रखिए। बच्चा है, थाइमस ग्रंथि को उसको उपयोग करने दीजिए, वो अपना जीवन का आनंद लेने पृथ्वी पर आया है। समझिएगा इधर इससे क्या होता है कि तो थाइमस की सक्रियता समाप्त जब हो जाएगी तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखिए टीका का मतलब क्या होता है, टीका का मतलब होता है कि मरा हुआ वायरस। टीका का मतलब होता है कि वैक्सीन जो हम लोग करते हैं, तो वैक्सीन में होता है मरा हुआ वायरस। वो मरा हुआ वायरस जब बच्चे के शरीर में डाला जाता है, छोटे बच्चों में जब मरा हुआ वायरस जब डाला जाता है तो थाइमस ग्रंथि को लगता है कि कोई बाहरी लोग अटैक करने वाला है। मस्तिष्क डायरेक्ट आदेश देता है थाइमस ग्रंथि को कि बाहरी जीव कोई अटैक करने वाला है, आप हथियार बनाइए। तो अगर पोलियो के वायरस अगर हम डालते हैं, इंटेरो वायरस अगर शरीर के अंदर डालते हैं तो मरा हुआ होना चाहिए। मरा हुआ जो वैक्सीन पड़ता है उसमें मरा हुआ वायरस होता है, शरीर के अंदर जाता है। थाइमस को लगता है कि जिंदा वायरस आ रहा है और उसके लिए वो हथियार बना के सुरक्षित रख लेता है कि भविष्य में, कि अगर भविष्य में कभी ये वायरस आएगा तो उसके लिए ऑलरेडी पहले से हथियार बना के तैयार है, क्योंकि थाइमस के काम में है हथियार बना के सुरक्षित रखना भविष्य के लिए। इसीलिए बचपन में ही बच्चों में टीका लगाया जाता है, क्योंकि थाइमस की सक्रियता समाप्त ना हो जाए, इसीलिए उस मासूम के साथ इतना शोषण किया जाता है। चाहे तो लगता है, इसीलिए आप याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अगर इस बात को जानते हैं तो ठीक, ना भी जानते हैं तो समझ रखिएगा आज के बाद कि जो जितना संभव हो बच्चों को हर टीकाकरण होता है, हर वैक्सीन को, एक भी वैक्सीन से उनको वंचित ना रखें, ना तो उनके आने वाले कल के लिए जिम्मेवार जो है माता पिता ही होते हैं। इसीलिए हमको लग रहा है कि हम आपको पूरी तरह से सब बात समझा रहे थे बच्चों में, इसीलिए बचपन में ही उनके साथ मैंने वैक्सीनेशन के काम होता है। वैक्सीनेशन का टीकाकरण बचपन में दिया जाता है थाइमस ग्रंथि की सक्रियता के कारण। अमीर के बच्चे देखते होंगे कि हाँ बाहर के 4 समोसा खा लिए, कोई और अन्य सामान मार्केट के अगर कोई खा लेते हैं तो पल भर में तबीयत खराब हो जाता है। तो इतना केयर भी ठीक नहीं है। चलिए आज भर हम लोग इतने रह देते हैं आज की क्लास में, बस हम लोग अब लंबा टाइम हो गया, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप चिंता ना करें, आपको हर बात हम समझा के लेके चलेंगे। आप पूरी तरह से वीडियो को देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये बात हम बोल रहे हैं लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ये चलते कि कब कहां पर कौन शब्द आ जाए, कितना इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इसलिए कहीं पर मत छोड़िएगा। वीडियो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस इन्हीं सब शब्दों के साथ आज क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।